नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नवीन कुशवाहा। दोस्तों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हमने पहला वीडियो डाल दिया है, आपने देख लिया होगा। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो कालक्रम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आज हम प्राग हड़प्पा और विकसित चरण ये दोनों कंप्लीट पढ़ेंगे। उसमें विकसित चरण जो है उसमें जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे विकसित चरण से हैं, और फिर बाद में पतन काल है, और बाद में एक एक करके जितने भी सारे प्लेस हैं जहाँ से सभ्यता का बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम प्राग हड़प्पा काल जो 3500 से 2500 बीसी के बीच में है, और विकसित चरण जो 2500 से 1900 बीसी के बीच में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि प्राग हड़प्पा चरण फर्स्ट जो 3500 से 2500 बीसी के बीच में है, इसमें मुख्य 5 से 6 प्रमुख स्थल मिले हैं, जिन्हें हमें जरूर से जरूर याद रखना है कि 5 से 6 स्थल ऐसे हैं कि जहां से कुछ ना कुछ सामान मिले हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हैं, और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सवाल। तो प्राग हड़प्पा के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है आम्बरी। ये आम्बरी नाम की जगह सिंध क्षेत्र कहाँ पर है? पाकिस्तान, जहाँ से अन्नागार का साक्ष्य मिला है। मतलब कि अनाज रखने वाला जो अन्नागार होता है वहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? आम्बरी से। दोस्तों याद रखिएगा कि वीडियो जब कंप्लीट हो जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आखिरी में एक वीडियो डालेंगे लास्ट में, जो सारे क्वेश्चन आंसर ही होंगे। जितने भी 2 से 3 पार्ट बने होंगे, उन सारे 3 या 4 पार्टों का एक कंप्लीट हम क्वेश्चन आंसर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे आप उसे देख के आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट आम्बरी सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में है, जहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। फिर बाद में है सेकंड कोट डीजी, ये भी पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र पर ही है, और चारों ओर से सुरक्षा दीवार मिली है। क्या मिली है? चारों ओर से सुरक्षा वाली दीवार मिली है। मतलब कि जो घर बना है उसे चारों ओर से किस तरह सुरक्षा की दीवार बनाई गई है, वो साक्ष्य मिले हैं। फिर मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, एग्रीकल्चर के। फिर गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं, और व्यापार होने का साक्ष्य मिला है। मतलब ये समझो कि वहां खेती होती है, उसके साक्ष्य मिले हैं। फिर गेहूं और जौ वहां पैदा हो रहे थे, उनके साक्ष्य मिले हैं, और व्यापार भी होता था। इन 3-4 चीजों का साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। फिर कालीबंगा, तो कालीबंगा के है राजस्थान में, जहां से हल के प्रयोग, हल चलाने के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। फिर मुंडी गाक, यह अफगानिस्तान में है। यहां से अफगानिस्तान से मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मतलब इस काल में मातृदेवी की पूजा भी की जाती थी, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, क्योंकि लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सका है आज तक। तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, उनके आधार से ये सोचा जा सकता है कि उस टाइम में मातृदेवी का भी पूजन होता था। ठीक है, तो ये प्राग हड़प्पा चरण से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सवाल पूछे जाते हैं, हमें उतना ही जानना है, उससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। विकसित चरण की बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें विकसित चरण में 2500 से 1900 बीसी के चरण हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला है हड़प्पा का केंद्रीय स्थल। तो आपने जाना होगा कि हड़प्पा त्रिभुजाकार में है, 4 दिशाओं से बात करते हैं। तो हड़प्पा में केंद्रीय स्थल पंजाब और सिंध क्षेत्र है। पंजाब मतलब कि भारत और पाकिस्तान का पंजाब, और पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र। तो ये 2 प्लेस मुख्य हड़प्पा के केंद्र माने जाते हैं। विस्तार की बात करें
कि इसका विस्तार कहाँ है। तो देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र है, और भारत में जहाँ से सिंधु सभ्यता के सबूत या साक्ष्य मिले हैं वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। केवल इन 7 जगहों से ही भारत में साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी जगहों, कितने राज्यों से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो 7 राज्यों से। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब आप उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं नगर योजना। अब हम डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे कि किस तरह क्या काम हो रहा है, किस तरह क्या नगर योजना है, किस तरह के सिस्टम था। तो नगर योजना देखें, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता, देखिए सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना और साफ सफाई व्यवस्था क्या थी। नगर योजना और साफ सफाई योजना सबसे प्रमुख विशेषता देखने को मिली है इसमें। ठीक है, फिर है सभी नगर लगभग जो मिले हैं वो जाल पद्धति पर बिछे हुए मिले हैं, मतलब ग्रेड प्रणाली। जाल पद्धति मतलब कि आपने लोहे की या तार की जाली देखी होगी, वो इस तरह जाल पद्धति से बने थे। मतलब बीच में घर हैं, अगल बगल रोड हैं, तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं आप किधर की भी तरफ विंडो खोलें तो सभी जगह से रोड हैं। ठीक है, तो उस तरह सभी नगर जितने आज तक मिले हैं वो जाल पद्धति के से बिछे हुए थे। फिर आगे हैं हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं। मतलब मैंने जैसे बताया कि ये रोड है, ये घर बीच में, तो ये घर है तो सब जगह से रोडें देखने को मिल रही हैं, तो ये समकोण आकार में मिलती हैं। सभी स्थल की बात करें 2 भागों में बटे हुए मिले हैं, कहीं कहीं 3 भागों में बटे हुए मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी स्थल मिले हैं वो 2 भागों में बटे हुए मिले हैं। देखिए, अब ये 2 भागों को जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। पश्चिम भाग को गढ़ी या दुर्ग कहते हैं, इसे पश्चिम भाग है। हम पूर्व पश्चिम के हिसाब से बता रहे हैं, तो पश्चिम भाग का जो है उसे गढ़ी या दुर्ग कहेंगे, और जो निचला भाग है पूर्व की तरफ वो निचला शहर है। ठीक है, तो जो पश्चिम की तरफ घर हैं उनमें संपन्न लोग रहते हैं, और जो निचला भाग है मतलब पूर्व की ओर वहाँ सामान्य जनता रहती है, सामान्य पब्लिक रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम की तरफ संपन्न लोग और पूर्व की तरफ आम जनता रहती थी। अपवाद की बात करें तो ये खास एक याद रखिएगा कि लोथल विभाजन किसी भी प्रकार का नहीं दिखा है। मतलब लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहां ये 2 भाग 3 भागों में मिलता ही नहीं है, सब एक समान मिले हैं। और धोलावीरा मैंने जैसे आपको बताया, ये याद रखिएगा कि धोलावीरा में 3 भाग में बटा मिला है। ज़्यादातर पूर्व और पश्चिम में ही मिले हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी जगह है धोलावीरा जहाँ से 3 भागों में बटा हुआ मिला है। जैसे एक दुर्ग बोलते हैं, अमीर लोग संपन्न लोग रहते हैं और सामान्य जन पूर्व तरफ रहते हैं, लेकिन ये धोलावीरा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, 3 भागों में बटा हुआ देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं, 2 भागों में बटा हुआ गढ़ी क्षेत्र सुरक्षा दीवार से यह घिरा हुआ होता है। ठीक है, देखो अब इसमें कौन से क्षेत्र की बात कही है, गढ़ी क्षेत्र, मतलब जो अमीर लोग रहते हैं ये कहाँ, वे मतलब पश्चिम की तरफ, तो ये वाला भाग सुरक्षा दीवारों से घिरा हुआ मिलता है। मतलब चारों तरफ से सुरक्षा की दीवार होती है कि जिसमें आम जनता या अन्य कोई हमला ना कर सके और कुछ नुकसान ना पहुंचा सके, इस वजह से गढ़ी क्षेत्र में सुरक्षा दीवार देखने को मिलती है। लेकिन अपवाद की बात करें कि लोथल विभाजित नहीं था, पूरा किला
बंधी में ही था, मतलब कि लोथल मैंने जैसे बताया कि उसमें दो भागों में बटे हुए नहीं हैं, तो जितना भी मिला है या जितना भी बना है वो पूरा एक बाहरी एक दीवार बनी है और पूरा शहर बसा हुआ है अंदर से। पूरा शहर एक बराबर बटा हुआ है, ना के पूर्व ना पश्चिम। ठीक है, तो ये लोथल में देखने को मिला है। कालीबंगा की बात करें, सब जहां जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं उन सारे चीजों के बारे में हम बता रहे हैं। कालीबंगा की बात करें तो दोनों क्षेत्र में अलग अलग सुरक्षा दीवारें मिली हैं। दोनों क्षेत्रों में अलग अलग सुरक्षा दीवार मिली है। तो याद रखिएगा कैसे कौन सा क्षेत्र है कि जहां सुरक्षा दीवार दोनों तरफ मिली है, तो कालीबंगा। ठीक है, और एक ही जगह सुरक्षा दीवार मिली है तो वो आपको कहां पे मिली है? गढ़ी क्षेत्र में ही। ठीक है, ये याद रखिएगा। चन्हू डड़ो की बात करें, किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं मिली है। किलेबंदी नहीं मिली, लेकिन पूर्व और पश्चिम में घर मिले हैं, गढ़ी क्षेत्र और आम जनता के क्षेत्र। ठीक है, तो कहां पर नहीं मिले हैं? चन्हू डड़ो, ये याद रखिए। देखिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो रहा होगा, लेकिन ये जो साक्ष्य मिले हैं ये बहुत ही जरूरी है और सवाल पूछे जाते हैं। अब घर की बात करते हैं, तो घर की बात जो कर ले तो घर है पक्की ईंट के बने होते हैं। ज्यादातर जितने भी घर मिले हैं हम आपको बता दें, सब कैसे मिले हैं? पक्की ईंट के घर मिले हैं। फिर बाद में सड़कें कच्ची ईंट के होते हैं। जितनी भी सड़कें हैं वो कच्ची ईंट के मिले हैं हमें। अपवाद की बात करें तो मोहनजोदड़ो में सड़कें भी पक्की ईंट की मिली हैं। एकमात्र याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में आपको घर भी पक्के मिले हैं और रोड भी पक्के ईंट के ही मिले हैं। 4 से 5 कमरे घरों में देखने को मिलते हैं। कहाँ? मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। एक मंजिला अधिकांश मकान होते हैं, एक मंजिला। कुछ 2 से 3 मंजिला मकान भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये सबूत सब मिले हैं मोहनजोदड़ो से कि 2 खंड या 3 खंड के भी मकान मिले हैं खुदाई में। तो उस हिसाब से ये बताया गया है कि 1 मंजिला भी मिला है और 2 से 3 मंजिला भी मिला है। फिर एक अपवाद है कि घर पक्की ईंट के तो हैं, जैसे कालीबंगा। कच्ची घर पक्की ईंट के, कच्ची ईंटों के घर मिले हैं कालीबंगा से, लेकिन कच्ची ईंट अलंकृत कुछ डिजाइन बनी थी। मतलब जितने भी कालीबंगा से कच्ची ईंटें की दीवार मिली है उन दीवारों में कुछ ना कुछ कोतरड़ी काम हुआ है, मतलब कि कुछ ना कुछ अलंकृत कुछ ना कुछ डिजाइन बनी हुई है, उसके साक्ष्य मिले हैं। और सुर कोतड़ा में मकान पत्थर के बने मिले हैं। याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसी जगह का नाम बताइए जहां मकान पत्थर के मिले हैं, तो सुर कोतड़ा। समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आया कि कच्ची ईंटों से पक्की ईंटें और पक्की ईंटें से पत्थर के मकान भी मिले हैं। तो ये सुर कोतड़ा के समय में हुआ है। ठीक है, तो हमने मकान के बारे में देख लिया, घरों के बारे में देख लिया, कैसी गलियां थी वो जान लिया। अब कला के बारे में जानते हैं कि ये सिंधु सभ्यता में कला का क्या महत्व था। तो कहीं कहीं से कला के साक्ष्य मिले हैं, कहीं कहीं से मोहर, मूर्ति, चित्रकला, लिपि मतलब लेखन, ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मोहर की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। विविध आकार के होते थे, विविध प्रकार के पत्थरों के होते थे। याद रखिएगा, पत्थरों के होते थे, विविध आकार में बनाए जाते थे और सबसे अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिलता है मोहरों में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा किस आकार में मिले हैं? तो वर्गाकार में सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं। आप ये याद रखिएगा, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस आकार के मोहरें मिली हैं, तो वर्गाकार मिली हैं।
पशु चित्र है और लिपि है। देखिए, एक सींग वाले पशु चित्र कैसा मिला है, तो एक सींग वाले, और लिपि भी साथ में मिली है उनके। तो आपसे पूछा जाए कि पशु के जो चित्र मिले हैं वो कैसे मिला है, तो वो एक सींग ही मिला है। आपने पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो, तो उसमें भी ये बताया गया है, वह एक सींग ही। ठीक है, आगे देखते हैं। आकृति वाली मोहरे मोहनजोदड़ो से आकृति में योगी वाली मोहर, क्या बोला गया है, आकृति में योगी वाली मोहर मिली है। जॉन मार्शल ने कहा कि यह पशुपति शिव हैं। ये एक याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से जो योगी वाली मोहर मिली है, उसमें जॉन मार्शल, नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने किनके नाम से संबोधित किया है, मतलब क्या क्या बताया गया है कि जो मिली है वो किनकी छवि है, तो पशुपति शिव मतलब शंकर भगवान की छवि छपी है, ऐसा बताया है, ये याद रखिएगा। फिर चौरस को छोड़ बाकी मोहरे में लिपि है, पशु चित्र नहीं है। मतलब कि जितने भी मोहरे मिली हैं तो ज़्यादातर क्या हुआ है उसमें कि लिपि भी मिली है, पशु चित्र भी मिले हैं, योगी की छवि भी मिली है, लेकिन कुछ ऐसे मोहरे मिली हैं कि जिसमें चित्र नहीं है लेकिन लिपि लिखी है। ठीक है, विविध प्रकार के पत्थर, एक याद रखिएगा, पत्थरों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा मोहर बनाने में सेलखड़ी पत्थर का उपयोग हुआ है। सेलखड़ी नाम का पत्थर होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मोहर बनाने में सबसे ज्यादा पत्थर का उपयोग सिंधु सभ्यता में कौन सा हुआ है, तो सेलखड़ी। ठीक है, अभी तक में खुदाई में 2000 से ज्यादा मोहर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने, 2000 से ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। एक प्रमुख क्षेत्र है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जैसे पहले मिला था, बाद में मोहनजोदड़ो मिला था, तो एक प्रमुख केंद्र है, वहां से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और जो हमें बारंबार क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। अब आते हैं मूर्तियों के बारे में जानते हैं। तो मूर्ति की बनावट, ठीक है, मूर्ति की बनावट पत्थर, धातु, मिट्टी की थी। उस टाइम में 3 प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, पत्थर की, धातु की और मिट्टी की। ठीक है, अब पत्थर के बारे में जानते हैं। पत्थर की जो मूर्तियां मिली हैं वो कुछ बहुत ही कम, मतलब नहीं के बराबर मिली हैं। जैसे हड़प्पा से 2 और मोहनजोदड़ो से 12, मतलब कुल 14 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। ये समझिए कितनी मिली हैं, कुल 14 मिली हैं अभी तक में। फिर धातु की बात करें तो धातु में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, कांसा, टीन का प्रयोग होता था। तो उस टाइम में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, कांसा और टीन का, ये सबका प्रयोग होता था धातु में बना की बात करें। भस्ट मोम पद्धति से मूर्ति बनती थी। भस्ट मोम पद्धति से मूर्तियां बनती थी। ठीक है, कांसे की बनी नर्तकी, याद रखिएगा, एक सवाल पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है। कांसे की बनी नर्तकी, ये नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाए कि कांसे की बनी जो नर्तकी है वो कहां से मिली है, तो आप आंसर देंगे मोहनजोदड़ो से मिली है। मिट्टी की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो सर्च करिए टेलीग्राम चैनल में यस एकेडमी सूरत, तो आप जुड़ जाइए, जिसमें समय के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। मिट्टी के बारे में बात करें, मिट्टी घर घर में बनाई जाती थी।
मिट्टी के अब जो भी समझे बर्तन हो या मूर्तियां हो, सबसे ज़्यादा मिली है मिट्टी वाली। पशु की मूर्ति सबसे ज़्यादा मिली है, क्योंकि एक खिलौने के तौर पर भी बनाई जाती थी मिट्टी की मूर्तियां या जो भी हो। और वृषभ की मूर्ति सबसे ज़्यादा प्रमुख था। वृषभ की मूर्ति यह सबसे प्रमुख थी। महिला की मूर्ति सबसे ज़्यादा मिली है। महिला की मूर्ति सबसे ज़्यादा मिली है माटी में। इतिहासकारों ने हड़प्पा को मातृसत्तात्मक सत्ता कहा गया। मतलब उस समय में मातृ सक्षात्मक, मतलब कि उस मातृ की पूजा, मतलब कि माँ की पूजा, माँ को बहुत मान सम्मान दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये कहा गया है इतिहासकारों द्वारा। तो याद रखेगा, मातृ सक्षात्मक सत्ता कहा जाता है। ठीक है। चित्रात्मक देखते हैं, चित्रकला। तो चित्रकला की बात करें तो पशु, वृक्ष इत्यादि में चित्र बनाते थे। देखिए, आपको अलग अलग तरह की डिजाइन प्लस पशु और वृक्ष, इन सारी जगहों में चित्रकला ये बनाते थे। पत्थर समझो, पशुओं में समझो, वृक्ष में समझो, कहीं ना कहीं वो लोग चित्रकला बनाते ही रहते थे। ठीक है। मिट्टी के बर्तन मुद्र भांड में साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? मुद्र भांड में साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे है, यहाँ चाक पर बनाया जाता है। यह चाक पर बनाया जाता है, मतलब कि चाक आपको पता है कि कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं तो किस में बनाते हो? चाक पर। तो वो भी एक साक्ष्य मिला है। बर्तन लाल गुलाबी रंग के मिले हैं। देखो, उस समय के जो जमीन में दबे हुए बर्तन हमें मिले हैं मिट्टी के, वो लाल और गुलाबी, ये दो रंगों में मिले हैं। ये याद रखिएगा, कौन से रंग में? लाल और गुलाबी रंग में मिले हैं। फिर लिपि की बात करें, लिपि साक्ष्य मुहरों से मिलता है लिपि की, और कहीं से तो खास मिल नहीं रहे हैं। फिर मूल चिन्ह 64 है। आपसे लिपि के बारे में पूछा जाए तो चिन्ह कितने हैं? मूल चिन्ह 64 है। अक्षर 500 लगभग लिखे हुए मिले हैं, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। किसी भी प्रकार की लिपि एवं नाम, भाव चित्रात्मक लिपि नाम बास्टो कैंडम लिपि अथवा गौमूत्रिक लिपि भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो कितने चिन्ह मिले हैं? 64। और अक्षर कितने हैं? 500, लगभग 500 हैं। और किस प्रकार की लिपि है, उनका नाम क्या दिया गया है हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से, इतिहासकारों की तरफ से? भाव चित्रात्मक लिपि, या तो आप भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है और नाम दिया गया है बास्टो कैंडम लिपि अथवा तो गौमूत्रिक लिपि कहा गया है। ये लिपि के बारे में सबसे बड़ा लिखावट का साक्ष्य धोलावीरा से मिला है। कहाँ से? धोलावीरा से। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखावट का साक्ष्य धोलावीरा से मिला है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं समाज। अब समाज किस तरह का था? क्योंकि जितने भी संसाधन मिले हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं से हम समाज के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि लिखित तो हमें पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो 4 प्रजाति बताई गई हैं। ठीक है। तो भूमध्य सागरीय, फिर बाद में भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, फिर अल्पाइड और मंगोलाइड। ठीक है। तो सबसे और सर्वाधिक देखने को मिलते हैं ये भूमध्य सागरीय, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलोपियड। हमारी जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोल संबंधित है। मतलब कि अभी की जो प्रजाति है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। नाम याद रखिएगा कि हमारी जनजाति को प्रोटो
लेड कहते हैं, मतलब संबंधित है। सबसे सर्वाधिक जो देखने को मिली है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति हमें देखने को मिली है। इनके बारे में जो साक्ष्य नहीं ज़्यादा मिले हैं तो वो हमने समझाया नहीं है, लेकिन आप 4 प्रकार की प्रजाति देखने को मिलती है। व्यवसाय की बात करें तो देखो 4 व्यवसाय से जुड़े थे: योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक, जिसमें खास करके हमें व्यापारी के साक्ष्य सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है। समाज का स्वरूप कैसा था? तो जैसे मैंने आपको आगे भी बताया है कि समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। कैसा था? समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, मतलब कि माता को ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। एक पिता से ज़्यादा माता को ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। ये इस सभ्यता की सबसे अच्छी चीज़ जानने को मिलती है। फिर देखते हैं मंदिर और पूजा, कि उस समय में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पूजा होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। मंदिर का कहीं साक्ष्य मिला नहीं है। आज तक की बात करें तो मंदिर के साक्ष्य मिले नहीं हैं। ठीक है। पशुपति शिव की पूजा करते थे, जॉन मार्शल ने खोजा था। ठीक है। मातृ देवी, पशु, वृक्षों की पूजा करते थे, ये जानने को मिला है। फिर बाद में पूजा करने के पहले महास्नानागार का प्रयोग करते थे, मतलब पूजा करना है तो उसके पहले महास्नानागार हर घर में ज़्यादातर महास्नानागार मिला है, जो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं, कि महास्नानागार में पहले स्नान करते थे और उसके बाद में पूजा करते थे। स्वास्तिक के चिन्हों का प्रयोग करते थे, ये भी साक्ष्य मिले हैं। और जादू टोना भी करते थे, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पुनः जन्म। तो पुनः जन्म के भी बारे में कुछ ना कुछ इसमें साक्ष्य मिला है कि पुनः जन्म में हड़प्पा के लोग विश्वास रखते थे। ये जानने को मिला है। इस सभ्यता के कब्रों में दैनिक उपयोगिता से संबंधित कुछ वस्तुएं कब्रों से मिली हैं। अब पुनर्जन्म में इसलिए विश्वास रखते थे कि जितनी भी कब्रें मिली हैं तो डेली रूटीन में जो इंसान जो इस्तेमाल करता था उनके साथ में वो भी चीज़ें दफनाई गई हैं, तो खुदाई में वो सारी चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये साक्ष्य बता सकते हैं। फिर बाद में अंत्येष्टि क्रिया, मतलब कुछ क्रियाएं जैसे पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधान मतलब दफनाना, सर्वाधिक यह प्रक्रिया थी। ठीक है। मतलब कि दफनाना सबसे ज़्यादा चलता था। आंशिक समाधान, ऊंचे टीले में रखना, चील कौवे खा ले जाते थे, बाद में हड्डियाँ को दफनाते थे। मतलब कि कहीं कहीं आपको देखने को मिला है कि पूरा का पूरा इंसान को दफना दिया जाता था मरने के बाद, और उनके जो रोजिंदा जीवन के जो कुछ चीज़ें थी उनको भी साथ में दफनाए थे पूर्ण जन्म के हिसाब से। और मोहनजोदड़ो में आपने ऋतिक रोशन की जो मूवी है उसमें देखा होगा कि इंसान को लटका देते थे मार के या तो जिंदा, और जैसे जैसे वो मरता था तो जिंदा समझो या तो और किसी तरह समझो, उसे चील कौवे खा जाते थे और बाद में उसकी हड्डियों को निकाल के दफना देते थे। आगे देखते हैं दाह संस्कार के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, लेकिन दाह संस्कार भी करते थे इस टाइम में, ये जानने को मिलता है। मनोरंजन की बात करें तो पासा, मछली पकड़ना, पशुओं को आपस में लड़ाना, इनके साक्ष्य थोड़े थोड़े मिले हैं। पासा खेलना, मछली पालन और पशुओं को आपस में लड़ाना, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था।
ये डिटेल्स आप अच्छी तरह से पूरा समझ लीजिएगा, इसलिए डिटेल्स समझना जरूरी है, क्योंकि डिटेल्स समझेंगे तब जाके आप आगे विस्तार से समझ पाएंगे और उन्हें जान पाएंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, सबसे महत्वपूर्ण प्रथम नगरीय सभ्यता। अधिकांश आबादी ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी, आबादी ग्रामीण थी। कृषि अधिशेष, उत्पादन ज़्यादा उत्पादन, मतलब कि जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा उत्पादन करते थे ये लोग। ठीक है, जैसे देखते हैं रबी की फसल करते थे, रबी की फसल करते थे। गन्ना की फसल नहीं जानते थे। आपसे अगर एक पूछा जाए कि किस की फसल का इन्हें अनुभव नहीं था या जानते ही नहीं थे, तो गन्ना। गेहूं, जौ, चना, मटर, चावल, सरसों और कपास, ये फसल उगाते थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंडन, प्रथम कपास उत्पादक यूनानी लोगों ने नाम दिया था हड़प्पा वासियों को। क्या था? यूनानी लोगों ने हड़प्पा वासियों को सिंडन नाम दिया था कि प्रथम कपास उत्पादक, मतलब कि कपास उत्पादन करने वाले यह सिंडन लोग हैं। सिंडन मतलब कि ये सिंधु नदी के किनारे बसते थे, इसलिए इनको सिंडन नाम दे दिया गया था। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सवाल कि यूनानी लोगों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नाम दिया था कपास उत्पादन में, तो क्या नाम दिया था? तो वो था सिंडन। याद रखिएगा। सिंचाई के बारे में देखते हैं। बाढ़ के पानी का उपयोग करते थे, वर्षा जल। बांध बनाना जानते, परंतु नहर व्यवस्था नहीं जानते थे। याद रखिएगा, बांध बनाना जानते थे, ये लोग बांध बना लेते थे, लेकिन नहर व्यवस्था कहीं मिली नहीं है, तो नहर व्यवस्था ये नहीं जानते थे, ये हम कह सकते हैं। पशुओं की बात करें, हल चलाने में वृषभ का प्रयोग होता था। ठीक है, धातु उद्योग, धातुओं का गलाना, ढालना, पिघलाना, यह कार्यों में परिचित थे, क्योंकि इनके भी साक्ष्य हमें मिले हैं। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा का प्रयोग दिखता है और साक्ष्य मिले हैं। अब देख लेते हैं कि कांसा में क्या करते थे कि 90% तांबा मिलाते थे और 10% टीन मिलाते थे, और इन दोनों को मिलावट से जो बनता था उसको कांसा बोलते थे। तो 90% तांबा और 10% टीन का उपयोग करके कांसा बनाते थे। और इस समय के लोग लोहा, इस सभ्यता को पता ही नहीं था। ठीक है, तो लोहे के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं इनके समय में। मापतोल पूछे जा चुके हैं बहुत सारा सवाल, तो सभी जगह स्थलों से मापतोल मिला है। पत्थर चट पत्थर के बने थे। कैसे? चट पत्थर के बने थे, और आकार कैसा था? घनाकार था। तो मापतोल जो मिलते थे वो किस तरह के मिलते थे? चट पत्थर के मिलते थे और घनाकार मिलते थे। और ये याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल, आज जो वजन है 10 के गुना में होता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में 16 के गुना में होता था। मतलब 10, 20, 30, 40, 50 के काउंटिंग में आज के समय में काउंटिंग होती है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, किलो। ठीक है, उस समय में 16, 32 इस तरह काउंटिंग होती थी। तो ये याद रखिएगा कि माप तोल में पहले के समय में 16 के गुना में काम होता था। व्यापार की बात करें, अगर चैनल में नए हैं तो दोस्तों यस एकेडमी सूरत लिख के आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल। ठीक है दोस्तों, व्यापार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कारण उसका व्यापार था, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। ठीक है, देसी व्यापार तो सबको ही पता है, लेकिन विदेशी व्यापार के बारे में क्या जानते हैं?
तो विदेशी व्यापार वाले देश जहां सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे वो थे मेसोपोटामिया, सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। सीरिया, ओमान, बहरीन। ओमान और बहरीन मेसोपोटामिया के साथ मध्यस्थ की भूमिका में थे। ठीक है, ओमान और बहरीन मेसोपोटामिया के साथ मध्यस्थ की भूमिका में थे, ओमान और बहरीन। ठीक है, और ये सिंधु सभ्यता वाले थे जो भारत होके ओमान और बहरीन में जाते थे मेसोपोटामिया के। तो हम मतलब सिंधु सभ्यता वाले मध्यस्थ का काम करते थे, उससे भी आमदनी लेते थे। फारस, अफगानिस्तान, मिस्र। ठीक है, मिस्र में सबसे कम व्यापार होता था और सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया से होता था। तो विदेशी व्यापार की बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं। दैनिक वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था, याद रखिएगा, दैनिक वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था और ना ही इसके साक्ष्य कहीं से हमें मिले हैं। फिर आगे देखते हैं, महंगी विशाली वस्तुओं का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से एक साक्ष्य मिलता है, साहित्य स्रोत में मेलुहा, क्या बोला गया, मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलना है। साहित्य स्रोतों से मेलुहा शब्द का मिला है। मेलुहा इज इक्वल टू मत क्या होता है, हड़प्पा या सैंधव सभ्यता। तो आपसे अगर पूछा जाए तो मेलुहा शब्द का मतलब बताइए, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया। तो मेलुहा सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है, साहित्य स्रोत में मेलुहा शब्द मिला है। ठीक है, कहाँ से, मेसोपोटामिया से। तो ये आप याद रखिएगा। व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन सैंधव सभ्यता के पक्ष में था, क्योंकि व्यापार संतुलन की बात करें कि आपको जैसे बताया कि 2 जगह मध्यस्थी का काम करते थे, तो संतुलन न ज़्यादा न कम करते थे, संतुलन की हिसाब बनाए रखते थे, तो जिससे व्यापार हमेशा चलता रहता था। देशी व्यापार में बैलगाड़ी और विदेशी व्यापार में नावों का प्रयोग करते थे। तो देशी व्यापार करना है तो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे और विदेशों में व्यापार करना है तो नावों का उपयोग करते थे। लोथल, लोथल से मिट्टी का बना एक नाव, क्या बोला गया है, मिट्टी का बना एक नाव मिला है और नाव में पतवार झंडा लगाने की जगह मिली है। पतवार और झंडा लगाने की जगह मिली है, मिट्टी का नाव मिला है, कहाँ से, लोथल से। तो याद रखिएगा। ठीक है, लोथल से। हम ये सारे चीज़ें एक पेज में आपको कंटिन्यू लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिससे आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा और 1 लाइनर के तौर पर आप उसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, विदेशी मोहर यहाँ और यहाँ की मोहरें विदेशों में मिली हैं। ठीक है, व्यापार होता था विदेशों के साथ हो तो मोहर भी मिली है। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, हड़प्पा के देशों से और मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो इन तीन जगहों के जो करेंसी थे, मोहरे थे, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं और यहाँ की वहाँ मिली हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के मोहर बेलन आकार के होते थे। कैसे थे, बेलना आकार मेसोपोटामिया के। हड़प्पा सभ्यता के मोहर अन्य देश में फारस देश का एक मोहर लोथल से मिला है। तो आपसे पूछा जाए कि लोथल से एक कौन से देश का मोहर मिला हुआ है, तो वो होगा फारस। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम में यस एकेडमी सूरत लिख के ज्वाइन जरूर से करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ 1 लाइनर देख लेते हैं। बंदरगाह, विदेशों से व्यापार करते थे, वो भी नावों में करते थे। तो आप जानते ही हैं कि बंदरगाह नगर और हैं तो नदी कहाँ, कौन सी नदी में कहाँ बंदरगाह है वो देखना है।
तो भगतराव नगर का नाम है, ठीक है। कीम नदी, प्रभा स्पाटन नर्मदा, ठीक है। फिर लोथल, जो लोथल की बात करें तो ज्वारीय बंदरगाह, साबरमती एवं भोगाओ संगम के बात कर रहे हैं लोथल, सुतका गेंडोर, दासक नदी, फिर सोतका कोड, ये शाहीकोट नदी उस समय के जो नाम थे, फिर बालाकोट, बिंदार नदी, ठीक है। तो ये नगर और नदियों का मिलाप करने को आपको दे सकते हैं, या तो सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। और पूछा जाए कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कौन से धातु कहाँ से मिले हैं उसके साक्ष्य के बारे में बताते हैं। तो प्राप्त वस्तु और क्षेत्र कौन सा है, तो सोना कहाँ से मिला है, सोना मिला है कोलार कर्नाटक से। चांदी मिल जावर राजस्थान से मिला है। तांबा खेतड़ी राजस्थान और अफगानिस्तान, ये 2 जगह से मिला है जो करंट में भी मिलते ही मिलते हैं। पत्थर राजस्थान से मिलते हैं, ठीक है। टीन अफगानिस्तान से मिला है। मतलब प्राप्त वस्तुएं और क्षेत्र कि उस समय के सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा वस्तुएं कहाँ से मिली हैं, तो ये आपके सामने कुछ वस्तुएं हैं, प्राप्त वस्तु और उसके क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसके बाद में पतन काल देखेंगे और पतन काल के बाद में एक एक करके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन सारे स्थलों के बारे में हम विस्तार में पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा। नमस्कार।